नमस्कार, कमोडिटी लाइव कॉलर शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। अगर आपने भी कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर करना चाहते हैं तो उठाइए फोन और पूछिए अपना सवाल। नंबर हमारे नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। पैराडाइम कमोडिटी के बीरेन वकील और ट्रेडबुल सिक्योरिटी के भाविक पटेल हमारे साथ शो में शामिल हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत स्वागत करते हैं। बातचीत आपसे शुरू करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आज कमोडिटी बाजार में क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई है। लेकिन उससे पहले जो खबर जिसका हम रुख करना चाहते हैं वो है खाने के तेल से जुड़ी हुई। दरअसल नवंबर से जनवरी के बीच हमने देखा है खाने के तेल के इंपोर्ट में 30% का उछाल यहां पर देखा गया है। पाम तेल और सूरजमुखी तेल जो है खास तौर पर इनके इंपोर्ट में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ये कुछ बड़े कारण हैं और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एक खास एक्सपर्ट हैं। उनसे जरा इसकी समझ और अच्छे से लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त है सी यानी सॉल्वेंट एक्सट्रैक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी बीवी मेहता। मेहता सर, बहुत स्वागत करते हैं आपका और धन्यवाद जी बिजनेस को अपना समय देने के लिए। सबसे पहले हम देख पा रहे हैं ये जैसे कि पाम तेल के इंपोर्ट में 77% का उछाल सर देखा गया है और खास तौर पर जो आरबीडी पाम ऑयल है उसके इंपोर्ट में भी शार्प जो हमने एक जंप देखा है। खास तौर पर जो आरबीडी पामोलिव का इंपोर्ट है वो बढ़कर 6.30 लाख टन पर पहुंच गया है। इसके पीछे बड़ा कारण क्या देख पा रहे हैं मेहता सर? देखिए, आरबीडी ऑलिन जो है और सीपीओ दोनों में ड्यूटी डिफरेंस अपना 8.25% है और आज आरबीडी ऑलिन लैंडेड कॉस्ट इन इंडिया समटाइम्स सीपीओ से सस्ता मिल रहा है। इसके लिए आरबीडी ऑलिन का इंपोर्ट बढ़ रहा है और उसके इम्पैक्ट ये आ रहा है कि हमारी जो यहाँ रिफाइनरी है उसकी कैपेसिटी कम हो रही है, वैल्यू एडिशन कम हो रहा है और रिफाइनर से ज्यादा अपना पैकर बन रहा है। और दूसरा रीजन ये भी था कि पाम ऑफ सोया और सन में काफी गैप था। नॉर्मली $200-250 का डिफरेंस रहता है बिटवीन क्रूड पाम ऑयल आरबीडी ऑलिन की प्राइस और सन और सोया की प्राइस है। लास्ट 2 महीने में कम से $350-400 का डिफरेंस रहा। इसके लिए पाम को बढ़ोतरी काफी मिल गई क्योंकि देन मोर अट्रैक्टिव कि पाम ज्यादा इसके वजह से है। मगर जनवरी में देखे तो जनवरी में काफी फर्क पड़ा है। जनवरी में सनफ्लावर और सोया की काफी अच्छा आया है। खास करके आप देखें तो 3 लाख टन सनफ्लावर ऑयल आ गया। 4.61 लाख सनफ्लावर ऑयल आया और 3.66 लाख सोयाबीन आया। कम से 8 लाख टन क्रूड सोया एंड सनफ्लावर आया है। उसके सामने अगर हम देखें तो पाम ऑयल भी काफी अच्छी मात्रा में आया। 6,50,000 टन क्रूड पाम ऑयल आ गया और 2.25 लाख टन का आरबीडी ऑलिन आया है। और ओवरऑल अगर आप देखें तो सब हमारे लिए भी एक सरप्राइजिंग है कि फर्स्ट क्वार्टर में लास्ट ईयर कुछ 36 लाख टन आया था। ये साल 48 लाख टन का इंपोर्ट हुआ है। 30% बढ़ोतरी हुई है। इसे कॉज ऑफ कंसर्न कि इतनी बढ़ोतरी क्यों हो रही है। पूरा इंडिया इज द डंपिंग ग्राउंड फॉर पाम ऑयल और फॉर सन और सोया ऑयल। वो भी एक चिंता क्यों हमारे अभी क्रॉसिंग फुल स्विंग में क्रॉसिंग है। सोयाबीन का क्रॉप अच्छा था, ग्राउंडनट का अच्छा था और मस्टर्ड का भी अच्छा क्रॉप आ रहा है। नॉर्मली इस सीजन में इंपोर्ट कम होता है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में इंडिया का इंपोर्ट कम होता है, पर ये पहली दफा हम देख रहे हैं कि इज अदर वे हाईएस्ट इंपोर्ट ये 3 महीने में आ गए हैं। हाँ जी मैडम। मेहता सर, ये सूरजमुखी तेल का इंपोर्ट लगभग तिगुना हुआ है। इसके बढ़ोतरी के पीछे एक बड़ी वजह आप क्या मान रहे हैं और क्या आपको लगता है कि आंकड़े अभी और भी बढ़ेंगे और बढ़ोतरी देख सकते हैं हम आगे आने वाले समय में? एक तो ये रीजन था कि सनफ्लावर ऑयल और जो स्टॉक था खासकर रसिया और यूक्रेन के पास में और जो डेडलाइन आ रही है जो अलाउ कर रहे थे फूड आइटम से अलाउ कर उनकी डेडलाइन आ रही है 31 मार्च। तो उसके वजह से भी शायद हो सकता है कि भाई ज्यादा एक्सपोर्ट किया गया है यूक्रेन से और रसिया से।
और दूसरा एक देखा है, नॉर्मली सोया $100 चीप रहता है सनफ्लावर से। पहली दफा हम देख रहे हैं कि भाई सनफ्लावर ऑयल इज चीपर देन सोया, so that has also encouraged the larger import of sunflower oil into India. हाँ जी। ओके सर, अब जिस तरीके के आंकड़े हम देख पा रहे हैं, खाने के तेल का इंपोर्ट 30% बढ़ा है। अब जिस तरीके से ये जो फिगर्स हैं उसको देखकर सर आपको लगता है कि आने वाले समय में जो सरकार है जल्द इंपोर्ट ड्यूटी में कुछ बदलाव करने की सोच सकती है? हमारा एक जो रिक्वेस्ट, 2-3 रिक्वेस्ट तो गवर्नमेंट के पास है। फर्स्ट के भी जो सोयाबीन में TRQ था वो निकाल दिया है। वही लाइन पे सनफ्लावर ऑयल का भी TRQ जो 2023-24 का निकाल देना चाहिए। अभी जो नहीं तो क्या होगा, जीरो ड्यूटी रहेगी सनफ्लावर ऑयल की और ज्यादा सनफ्लावर ऑयल आएगा। ऑलरेडी एक्सेस आ रहा है और 0% ड्यूटी अगर उठा लिए तो 5.5% ड्यूटी लग जाएगी। दैट इज द वन रीजन। दूसरा, हमारा जो RBD ओलिन एक्सेस आ रहा है, पहले क्या था 3 से 5% ही RBD ओलिन आ रहा था, अभी 3 महीने का 13% ओलिन आया है। तो हमारा सुझाव गवर्नमेंट को है, या तो पहले जैसे 3 साल पहले रिस्ट्रिक्टेड आइटम में लगाया था RBD ओलिन को, ये तो रिस्ट्रिक्टेड आइटम करे, या तो RBD ओलिन पे ड्यूटी बढ़ा दे, मतलब ड्यूटी डिफरेंस बढ़ा दे। CPO और RBD ओलिन में अभी जो डिफरेंस 8.25 है, तो हमारा सुझाव है कि जो CPO की ड्यूटी 12.5% है वो 20% कर देना चाहिए, ताकि वो डिस्करेज हो, इंपोर्ट ऑफ RBD ओलिन का डिस्करेज हो, और ज्यादा CPO आएगा एट द सेम ड्यूटी तो यहाँ इन्फ्लेशन पे भी उनका भार नहीं लगेगा। हाँ जी मैडम। जी जी बिल्कुल। मेहता जी, आपने सुझाव दिए इन तमाम आंकड़ों के बाद। बहुत धन्यवाद करते हैं बीवी मेहता सर, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तो हमने देखा किस तरीके से नवंबर से जनवरी के बीच खाने के तेल के इंपोर्ट में 30% का उछाल आया है, और उसकी तमाम जो वजह है हमें सी एसोसिएशन के ED बीवी मेहता ने समझाया। वहीं आप चलिए कमोडिटी का रुख कर लेते हैं और जरा समझते हैं आज सोने चांदी में क्या कुछ एक्शन चल रहा है। दरअसल यहाँ पर खासतौर पर गोल्ड सिल्वर में कीमतों में कोहराम मच गया है। MCX पर अगर हम देखें तो 600 रुपए गिरकर सोना 56,200 के नीचे आ गया है। चांदी का भाव 1,000 रुपए से ज्यादा टूटा है। ग्लोबल मार्केट में सोने का भाव $20 से ज्यादा गिरा है, और डॉलर इंडेक्स में उछाल से सोना या चांदी ही नहीं, हमने देखा पूरे कमोडिटी प्राइसेस में दबाव देखने को मिल रहा है। अब हमारे आज के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका जरा रुख कर लेते हैं और उनसे जरा व्यू समझते हैं कि अब ऐसे में सोने चांदी में क्या आप स्ट्रैटेजी और व्यू रख सकते हैं। बीरेन वकील और भाविक पटेल हमारे साथ है। बीरेन जी, समझना आपसे चाहेंगे, सोने में अचानक इतनी तेज गिरावट आई है, क्या ये करेक्शन है और क्या और बढ़ेगा ये? कल जो CPI डेटा आया कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन का, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। स्पेशली रैंड इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ा है अमेरिका में। इसके पहले ऐसा मानते थे लोग कि मार्च का हाइक लास्ट होगा 25 बेसिस का। अब ऐसा है कि शायद 3 बार छोटे हाइक आएंगे, मार्च में भी आएगा, मई में भी आएगा और जून में भी आएगा। इसके हिसाब से सभी रिस्क ऑन एसेट में एक्टिव सेल ऑफ है। साथ ही कल तुर्की ने अनाउंस किया कि वो इक्विटी को सपोर्ट करने के लिए गोल्ड इंपोर्ट थोड़ा रिड्यूस करेंगे। तो तुर्की मेजर बायर है गोल्ड का, उसकी भी थोड़ी इफेक्ट आई है। ये करेक्शन शायद आगे हम नाइमेक्सटम में, कॉमेक्सटम में शायद हम 1780 1820 के आसपास देखेंगे, और इंडियन डब्स में यहीं से और 300-400 रुपया 5500-600 तक ये 4-5 दिन में आ सकता है। भाविक जी, अगर कोई इंट्राडे में ट्रेड करना चाहता है तो किन स्तरों पर इस वक्त ट्रेड करना चाहिए? सोने की बात करें। स्वाति जी, देखिए जैसे बीरेन जी ने बताया कि आगे भी चल लग रहा है कि यहाँ से गोल्ड की जो बिकवाली है वो थोड़ा ज्यादा एक्सटेंड हो सकती है। मुझे भी लग रहा है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एटलीस्ट 1820 से 1800 तक आ सकता है। और आज के दिन गोल्ड अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़ा उछाल आता है 56,400 के करीब, तो बीच के ही चलना चाहिए 56,000 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 56,600 का। ओके, तो ये सोने पर व्यू रहा। चांदी में भी हमने देखा है
जबरदस्त गिरावट आई है, 1000 रुपए से ज्यादा गिरकर 65,200 के नीचे आ गए हैं। बीरेन जी, चांदी पर आपकी क्या राय रहेगी अब? सिल्वर थोड़ी ज़्यादा कमज़ोर है रिलेटिव टू गोल्ड। इसका एक कारण शायद ये होगा कि चाइना फुली रीओपन हुआ है तो वहाँ मेटल आउटपुट जोरों से बढ़ा है। 4 साल के बाद चाइना जिंक और लेड में नेट एक्सपोर्टर रहा और जितनी भी चांदी पैदा होती है उसमें से करीबन 60% एज ए मेटल की बाय प्रोडक्ट के हिसाब से निकलती है। तो चाइना की सिल्वर प्रोडक्शन भी शायद आगे अच्छी रहेगी। तो थोड़ा वो दबाव आना चाहिए। हेजिंग इसमें काफ़ी बढ़ रहा है क्योंकि कॉस्ट टू कैरी जो सिल्वर माइनर्स है वो अपनी कॉस्ट को हेज करने के लिए कॉमेक्स में डिलीवरी उतारते हैं। तो यहाँ भी शायद ऐसा लग रहा है कि 63,000 63,500 तक 63,500 तक शायद मार्केट आएगा। भाविक जी, आपकी नजर में चांदी पर निवेशकों के लिए क्या सलाह होगी? क्या इस गिरावट पर खरीदारी कर लेनी चाहिए या फिर भाव इन स्तरों से और गिरने की आशंका आप देख पा रहे हैं? जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा करेक्शन हो सकता है क्योंकि सोने में भी करेक्शन लग रहा है और अगर 3 महीने का रोलिंग कोरिलेशन देखें सोने और चांदी के बीच में तो नियरली 0.83% आ रहा है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है सोने और चांदी दोनों के साथ। तो अगर सोने में बिकवाली देख सकते हैं तो चांदी में भी बिकवाली सीख सकते हैं। तो आज मुझे लग रहा है कि सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट है वो बेच के ही चलना चाहिए अराउंड 65,800। टारगेट रख सकते हैं 65,000 का और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 66,400 का। तो अभी वेट कीजिए तो बाइंग के लिए मुझे लग रहा है कि यहाँ से और थोड़ा बहुत गिरावट आ सकते हैं। बिल्कुल। आइए अब कुछ कॉलर से भी बात करते हैं, जानते हैं उनके सवाल। मुंबई से रतन पटेल हमारे साथ है। रतन जी, स्वागत करते हैं, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग श्वेता जी। पूछिए सवाल। सिल्वर 70,000 पे 3 लॉट बाय है। अब क्या करना चाहिए? बीरेन जी, क्या करें इन भाव पर? ये इनके बाइंग कॉस्ट काफ़ी नीचे है मार्केट में। ऐसा मानता हूँ कि सिल्वर में 3% ऑलवेज हमेशा नेक्स्ट जब भी ट्रेड करे 3% से ज़्यादा स्टॉप लॉस नहीं रखना चाहिए क्योंकि पिछले 4 साल में हमने इसको बार बार साल में एक साल में 10-15 हज़ार रुपये की मूवमेंट देते हुए देखा है। ये जो इसका बिहेवियर है 2023 में भी देखने को मिलेगा। कम से कम 11 बार हमने इसको 62,000 देखा और 11 बार 70,000 के ऊपर देखा। तो ये देखते हुए अभी उनको एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। 6/130 अगर ब्रेक होती है तो निकल जाना चाहिए। बिल्कुल। ये रही सिल्वर पर आए तारक नाथ जी से भी बात करते हैं, पूछते हैं उनका सवाल। तारक जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। हेलो जी पूछिए, सुन पा रहे हैं, सवाल पूछिए। हाँ हाँ, हम पूछ रहे थे ना वो नेचुरल गैस पर ट्रेड के लिए आज का क्या ट्रेड है? ओके, नेचुरल गैस में क्या स्ट्रैटेजी रखी जा सकती है भाविक जी? देखिए नेचुरल गैस की एक अच्छी खासी करेक्शन के बाद अगर देखें तो मार्केट थोड़ा सबड्यूड है। इनफैक्ट ईयर एंड अभी इनफैक्ट नए साल से देखें तो नियरली 46% का करेक्शन देखने को मिल रहा है और अभी 200 का जो एक सपोर्ट है वो एटलीस्ट बन के उभर आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अपसाइड आइदर लिमिटेड है बट 200 का एक सपोर्ट एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन के आ रहा है। तो यहाँ से एटलीस्ट उनको बाय की मैं रिकमेंडेशन करूंगा। 218 से 220 का टारगेट रख सकते हैं और स्टॉप लॉस रख सकते हैं। आज का जो लो है 209 का वो, बट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से कीजिए क्योंकि नेचुरल गैस फिर भी अभी काफी वॉलेटाइल है। जी, एमपी से अनुराग जी से बात करते हैं। अनुराग जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्ते मैम, मेरा सवाल वकील साहब जी से है। सर मेरे पास 200 टन सोयाबीन है तो मुझे इसमें क्या करना चाहिए? ओके, सोयाबीन पर क्या राय देंगे बीरेन जी? वर्ल्ड मार्केट काफ़ी तेज है स्पेशली सोयाबीन खल में, बट इंडिया में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है और साथ ही साथ जब तक तेलों की मंदी खत्म नहीं होगी तब तक सोयाबीन को सपोर्ट नहीं मिलेगा। मिल का सपोर्ट अभी ले नहीं रहा है बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके पास कौन सा सोयाबीन है मुझे पता नहीं, बट जिनके पास प्लांट कंडीशन का है
उनको नहीं रखना चाहिए। जिनके पास सीड कंडीशन का है, जो बिजाई के लिए काम आता है, जो नॉर्मली क्रशिंग कंडीशन से 300-400 प्रीमियम में रहता है, वो सोयाबीन होल्ड करना चाहिए। जी चलिए जरा कॉलर से बात करने से पहले कच्चे तेल पर भी एक नजर डाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी कीमतों में गिरावट का दौर हम देख पा रहे हैं। ब्रेंट क्रूड $84 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो ग्लोबल मार्केट में जो भाव है 1% से ज्यादा टूटे हैं। घरेलू बाजार में फिलहाल भाव 6500 के नीचे हैं। भाविक जी, कहां पर आपको कच्चे तेल के दाम और जाते हुए नजर आ रहे हैं और गिरावट बाकी है? देखिए, आई थिंक नियर टर्म तो मुझे लग रहा है कि जो गिरावट आनी थी आ चुकी है, क्योंकि कल हमने देखा था एक गिरावट वो यूएस ने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व में से निकाला था, तो उसकी वजह से थोड़ा प्राइसेस में डिप हुआ था। तो अभी भी अगर आप फंडामेंटल देखें तो काफी स्ट्रांग है। आगे जाके भी मुझे लग रहा है कि सप्लाई का जो इश्यू है वो रहेगा। इनफैक्ट रशिया जो है वो 500,000 बैरल्स पर डे मार्च में जो है वो कट करने वाला है प्रोडक्शन, और इस बार डिमांड जो है वो बढ़ने ही वाली है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से वापस हम 67-67.50 के M6 में प्राइसेस देखने को मिल सकता है। इंट्राडे भी अगर आप देखें तो हाई पे ही चल रहा है, तो अगर थोड़ा डिप आता है 6450 के करीब तो बाय कर सकते हैं 6400 के स्टॉप लॉस से, और इंट्राडे टारगेट रख सकते हैं 6580 का। संजीव कुमार से भी बात करते हैं, एक और कॉलर हमारे साथ है। संजीव जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी पूछिए सवाल। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते, हाँ जी, मेरा सवाल जो है क्या अपने सवाल है संजीव जी? हाँ जी, अपने वीरेन बजीर जी से है मेरा सवाल। तो मैं बात पर राय जानना चाहता हूँ जी कि जो ग्वार में अपने मार्च की जो एक्सपायरी है, क्या 6780 तक हो सकती है क्या? क्या दाम देख पा रहे हैं आप बीरेन जी ग्वार में? मैं लगातार 3 महीने से एक ही बात कर रहा हूँ इसमें, कि इसकी जो रेंज बनी हुई है 5700 से 6300 के बीच, बार बार ये लेवल आता रहता है। जो फैंसी नंबर है, बहुत सालों से मैं शायद ये सुन रहा हूँ, 7000 कब होंगे, 8000 कब होंगे, 9000 कब होंगे, 10,000 कब होंगे। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें बहुत वाइड फोरकास्ट के बदले जो ये 400-500 के स्विंग आते हैं, इवन 200 के स्विंग भी आते हैं ना, तो वो बार बार लेना, जिसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, या तो फिजिकल के हिसाब से भी इन आउट करे, क्योंकि बहुत बड़ी फायदे की आशा में हम बार बार ये छोटे छोटे मुनाफे मिस आउट कर जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। उत्तर प्रदेश से निखिल जी से भी बात कर लेते हैं, जानते हैं उनका सवाल। निखिल जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर मेरा वकील साहब जी सवाल है, मेरे पास 200 टन चना है और मेरे पास सोयाबीन है। सोयाबीन मेरा अच्छा क्वालिटी का है, बिना मिट्टी वगैरह का। तो मुझे सोयाबीन में क्या करना चाहिए और चने में क्या करना चाहिए? जी बीरेन जी, चने और सोयाबीन पर इनका सवाल है। चने में भी हल्की बाउंस आनी चाहिए। जो साइड बाजार है, स्पेशली तूर में काफ़ी अच्छा रनअप है, और थोड़ा शॉर्ट सप्लाई वाली भी बात है। अ, हमारे यहाँ थोड़ी फसल भी कमज़ोर है चने में। तो ऐसा लग रहा है कि गोइंग फॉरवर्ड चना में थोड़ी रिकवरी आनी चाहिए, बट चना का स्टोरेज कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, सोयाबीन में स्टोरेज कॉस्ट नहीं है। तो मैं ऐसा प्रेफर करूंगा कि सोयाबीन में होल्ड करना चाहिए। चने में ब्याज और स्टोरेज की कॉस्ट अगर ऐड करें तो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं लग रहा। जी, गुजरात से जिगर जी से भी बात कर लेते हैं। जिगर जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? इंट्राडे में गोल्ड में क्या करें, बाय या सेल? इंट्राडे में गोल्ड में बाय या सेल, भाविक जी? जी मुझे लग रहा है सेल में ही रहना चाहिए, एटलीस्ट जब तक 56,800 के ऊपर नहीं जाता। अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट जो अभी चल रहा है वो 56,400 के करीब एक बार आता है तो आप सेल कर सकते हैं 56,000 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 56,600 का। तो एक बार 400 के करीब आता है तो शॉर्ट के लिए आप मैं रिकमेंड करूंगा। सोने में शॉर्ट के लिए रेकमेंड कर रहे हैं हमारे आज के एक्सपर्ट भाविक जी।
तो चलिए कुछ और कॉलर से बात करें उससे पहले एक नजर जरा बेस मेटल काउंटर पर डाल लेते हैं। यहाँ पर चौतरफा बिकवाली का माहौल हम देख पा रहे हैं। खासतौर पर MCX जिंक का जो भाव है 2% नीचे है। उसके अलावा लेड हो गया, एल्यूमिनियम, कॉपर भी आधा से 1% तक फिसले हैं। भाविक जी, मेटल स्पेस में समझना चाहेंगे, चौतरफ बिकवाली का माहौल हम देख पा रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर और अभी रखनी क्या चाहिए स्ट्रैटेजी? देखिए, एक तो डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, तो उसकी वजह से सारे अगर बेस मेटल्स देखें तो उसमें बिकवाली है, क्योंकि कल जो महंगाई के आंकड़े आए थे वो एक्सपेक्टेशन से थोड़े ज्यादा आए थे और इस बार मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि जो फेड है वो एटलीस्ट उनका इंटरेस्ट रेट पीक 5% पे हो सकता है, बट अब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि 5.5%। तो उसकी वजह से ये भी है कि शायद थोड़ा सॉफ्ट लैंडिंग भी हो सकता है, थोड़ा रिसेशन भी हो सकता है, ताकि बेस मेटल्स में सारी बेस मेटल्स में बिकवाली देखने को मिल रही है। आई थिंक आज के दिन मुझे जिंक अभी भी शॉर्ट नहीं लग रहा है, क्योंकि 5 दिन से हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस बिकवाली है और कल हमने शॉर्ट कवरिंग भी देखी, बट वो सस्टेन नहीं हो पा रही है। तो अगर जिंक 272 के करीब आता है तो मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन करूंगा 268 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 274 का। बिल्कुल सर। राजस्थान से सुरेंद्र जी का भी सवाल जान लेते हैं। नमस्कार सुरेंद्र जी, बताइए आपका क्या सवाल है? नमस्कार जी, मेरा सवाल वकील साहब से है। कॉटन पर राय चाहिए, कहाँ तक ऊपर में जा सकती है? कॉटन के दाम क्या देख पा रहे हैं आने वाले समय में आप बीरेन जी? नरमा में थोड़ी रिकवरी दिख रही है। तो राजस्थान साइड के जो कॉटन है, जहां नरमा या J34 जिसको बोलेंगे मिडिल स्टेपल, उसमें थोड़ी रिकवरी दिख रही है। लॉन्ग स्टेपल में यान की काफी कमजोर डिमांड होने के कारण उसमें रिकवरी नहीं दिख रही है, वो अभी भी थोड़ा दबाव दिख रहा है। ओके सर। नांदेड़ से राजेश जी से भी सवाल जान लेते हैं। राजेश जी नमस्कार, आपका सवाल क्या है? मैडम मुझे सिल्वर पे पूछना था, भाविक जी से पूछना है मैडम। जी भाविक जी, सिल्वर पर क्या राय देंगे आप? देखिए, चांदी गोल्ड के कंपैरेटिवली ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रही है और आई थिंक ज्यादा वीक लग रही है। मुझे लग रहा है कि जब तक $23 के ऊपर कॉमेक्स में नहीं जाती तब तक बिकवाली की राय करनी चाहिए। और अगर फंडामेंटल देखें तो वो भी अभी एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में वीक लग रहा है। तो मार्च कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 65,800 एक बार उछाल आता है, क्योंकि अभी डे लो पे चल रही है। तो 65,800 के करीब आप शॉर्ट कर सकते हैं 65,000 के टारगेट के लिए, और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 66,400 का। ओके, आइए अब आपको एक्सक्लूसिव बातचीत सुनाते हैं जो कि खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा से जी मीडिया संवाददाता अमरीश पांडे ने की है। आइए जानते हैं क्या उन्होंने इस एक्सक्लूसिव बातचीत में जानकारी दी है। गेहूं कीमतों की अगर बात करें तो पिछले कुछ दिनों में जो स्टेप्स उठाए गए थे, कीमतें काफ़ी कम हुई, आटे की कीमतें भी कम हुई हैं। कीमतों को कुछ रिवाइज भी किया है, 22 रुपये के आसपास कर दिया गया है घटा के। क्या हम आगे का रोड मैप देखते हैं कि अगर ये जो स्टेप्स हैं, आज भी एक ऑक्शन जारी है, आगे कितना कम होने की कीमतें आप देख रहे हैं और एक्सपोर्ट को लेकर क्या हम कोई फैसला करने की स्थिति में है अभी? प्राइसेस तो आप जानते हैं कम हुए हैं और सरकार उसको निरंतर उसको मॉनिटर कर रही है और देख रही है किस तरह प्राइसेस मूव कर रहे हैं। और आज सेकंड ई ऑक्शन हमारी हो रही है FCI के थ्रू, और हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में प्राइसेस और कम होंगे। जो हमारे कंज्यूमर्स हैं जो कि इस अधिक प्राइसेस से जो उनको चिंता हो रही है, उस चिंता को एड्रेस करने के लिए हम आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में कि भी उनको अच्छी खबर ही मिलेगी। तो क्या हम कुछ और भी अमाउंट बढ़ा सकते हैं, ये जो OMSS के तहत है, या फिर इसको लेकर कोई रेस्ट्रिक्शन भी है? सरकार सभी ऑप्शंस पे नज़र रखे हुए है, तो OMSS में क्वांटिटी और बढ़ाना वो भी एक ऑप्शन है। तो आने वाले तो आपको पता लगेगा आने वाले दिनों में क्या क्या स्टेप्स गवर्नमेंट लेती है, और मुझे आशा है कि ये जो अधिक प्राइसेस की बात चल रही है वो आने वाले दिनों काफ़ी कुछ कम होते नजर आएंगे। सर, वीट एक्सपोर्ट्स को लेकर कुछ अभी फैसला हो सकता है क्या? वीट एक्सपोर्ट्स का तो अभी जो हमारा जो प्रेजेंट पॉलिसी है उसमें वीट एक्सपोर्ट्स प्रोहिबिटेड हैं अनटिल फर्दर ऑर्डर्स। अभी तो ऐसा कोई सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है कि वीट एक्सपोर्ट्स को हम हटाएं। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस पर सरकार दोबारा विचार कर सकती है। सर, खाने के तेल की कीमतों पर हमने बहुत सारे स्टेप्स लिए थे, लगातार उसको नियंत्रित करने में हम सफल भी रहते हैं। अब कीमतें काफ़ी कम हो गई हैं, तो एक डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से हो रही कि जो इम्पोर्ट ड्यूटी उस पर लगाई गई थी उसको उस पर रिवीजन का विचार करे सरकार, उसको लेकर हमने कोई अभी तक पहल की है?
तो एक प्रस्ताव आया था, उनके एक डेलीगेशन भी आके हमसे मिले थे कि उस पर इम्पोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाए। तो उनका इंटरेस्ट, हमारी रिफाइनिंग इंडस्ट्री जो है देश में, उसका इंटरेस्ट देखते हुए और बाकी कंज्यूमर का इंटरेस्ट देखते हुए सरकार उचित निर्णय लेगी कि उसमें क्या करना चाहिए। सर, चीनी की बात करते हैं तो एक्सपोर्ट को और कितना रिवाइज करना है, कितना एक्सपोर्ट कोटा बढ़ेगा, इसको लेकर आपको एक फैसला लेना था। अभी की क्या स्थिति है और कब तक उस पर हम फैसला ले सकते हैं? तो कुछ मौसम के चलते हम जो देख रहे हैं कि कुछ शुगर की प्रोडक्शन पिछले साल से थोड़ी सी कम होने की संभावना है। अभी फर्म फिगर्स आने बाकी हैं। जब हमें पूरे फर्म फिगर्स आ जाएंगे कि प्रोडक्शन की क्वांटिटी क्या एक्सपेक्टेड है, तो हमारे देश के कंज्यूमर्स को हित में ध्यान रख के हम उचित निर्णय लेंगे। चलिए, अब इस शो को यहीं समेटने का वक्त हो गया है। बीरेन वकील जी और भाविक पटेल जी, आप दोनों का ही धन्यवाद करेंगे हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। कमोडिटी लाइव कॉलर शो में बस इतना ही।